एक फिल्म का डायलॉग है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह। तो रिश्ते में तो हम आपके दादा लगते हैं, नाम है सुभाष बराड़ा। तो जो आपके पोते हैं देवेंद्र बबली, हालांकि अधिकतर लोगों को पता है कि रिश्ते नाते में आप उनके दादा लगते हैं, वो आपके पोते हैं। तो दादा पोता का तो बहुत ही अच्छा लाड माना जाता है, खासतौर पर हरियाणा में। तो ये जो खटास है, जो कड़वास है, इतना सारा जहर है, ये कब से हुआ? शुरू से है या बाद में बना? जो विपक्ष के नेता हैं वो नायब सैनी को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि आज भी हरियाणा के असली मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर ही हैं, नायब सैनी को डमी मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि इनके हाथ में कोई फैसला नहीं, कुछ कर नहीं सकते। सारा का सारा जो करना है, रिमोट कंट्रोल जो है, वो कहने की मनोहर लाल खट्टर के हाथ में है। 1.25 लाख के आसपास जो नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को बिना किसी पर्ची खर्चे के मिली हैं, ये बिना सरकार के संभव हुआ क्या? वो सरकार में सुभाष बराला भी था। आज कोई कुछ भी कहे, लेकिन जब मैंने देवेंद्र बबली का इंटरव्यू किया था तो देवेंद्र बबली ने ये कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने चहेते को राज्यसभा भेजने के लिए मुझे मोहरा बनाया और कहीं न कहीं मेरा प्रयोग किया गया। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं, उनको आप चोरी की सरकार कहते हैं जी। तो फिर 14 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आपके हाथों से कैसे हमने सरकार चुरा ली? इस तरीके से कैप्टन मन्नू जगह जगह जा रहे हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक हैं जस्सी पेटवाल नारनौल से, वो कह रहे हैं कि ये सारा का सारा ड्रामा है, कैप्टन मन्नू अपने लोगों से ही खुद को सम्मानित करा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उन जो केस थे, जो आधार था, उनका कोई खास आधार नहीं था, यानी कि सबूतों के अभाव में सीबीआई ने ऐसी चीजें की है। ऐसा नहीं है भी किसी व्यक्ति विशेष के कहने से चीजें हुई हो। उन पर झूठे मामले थे, जो वाकई में जो आरोपी दोषी लोग थे उनको पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। ये तो कहीं के जो निर्दोष लोग थे उनको जानबूझकर षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था और सबूतों के अभाव में लोग छूट गए। तो क्या बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई नेता जो एक पार्टी लाइन से अलग अलग जिलों में जाकर कहीं न कहीं सम्मानित होते, इस तरह का कल्चर, तो क्या बीजेपी इन चीजों को देखती है? सीधा सीधा उन्होंने आपको कांग्रेस का एजेंट बता दिया और ये कहा कि सुभाष बराला और सुभाष बराला की टीम ने गद्दारी की, इसलिए मैं यहाँ से चुनाव हार गया। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हरियाणा बिका नहीं था, या कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह के समय में जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे, तब तो देश नहीं बिकता था। जब ये अडानी अंबानी डील होती थी, हाँ, जो डील होती थी, पूंजी निवेश करते थे, तब बिकता नहीं था। आज कैसे बिक रहा है? आप संगठन के बड़े पुराने नेता हैं, मतलब बड़ा नीचे से, ग्रास रूट से आप ऊपर तक आए हैं। तो जो आपके जूनियर साथी थे उनको भी बड़ी जिम्मेदारी जो है पार्टी द्वारा दी गई है। तो कभी कभी सुभाष बराला के मन में मतलब घंटी बजती कि मुख्यमंत्री बनने में मेरा भी कभी नाम आ जाए। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेंद्र नैन और आज के इस पॉडकास्ट में बेहद खास मेहमान है। फ्रेम में आप मेरे साथ देख सकते हैं भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता एवं राज्यसभा सांसद चौधरी सुभाष बराला जी हैं। और बराला साहब से आज हम विस्तार से सारी की सारी बातें करेंगे, चाहे देश की बात करें, प्रदेश की बात करें और खास तौर पर टोहाना की बात करें। तो सारी की सारी जो चीजें हैं वो बड़ी खुलकर करेंगे। बराला साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। राम राम जी, राम राम। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपकी तारीफ इस बात पे करूंगा कि हरियाणा में ना धोती कुर्ते वाले नेता बहुत कम है जी, और धोती को कैरी करना भी बहुत मुश्किल होता है। मतलब ठीक है, शौक अच्छा है, लेकिन उसको लगातार कैरी करना, पहन के रखना। तो आप मतलब जो है ना वो धोती कुर्ता प्रॉपर पहनकर प्रोग्रामों में जाते हैं, रूटीन में भी पहनते हैं। तो मतलब कहाँ से आपको ऐसा लगा? क्योंकि अगर बीजेपी की बात करें, वैसे तो देखो किसी पार्टी का कोई कल्चर ऐसा नहीं है कि आप क्या पहने क्या ना पहने, अपनी छूट है। लेकिन अगर मैं बीजेपी के नेताओं के हिसाब से भी देखूं और जिस समाज से आप आते हो उस समाज के नेताओं से भी मैं देखूं, तो आप मतलब धोती को ज्यादा पसंद करते हैं। देखिए, धोती, आपने कहा अभी कहाँ से ये ध्यान आया या सवाल खड़ा हुआ कि धोती जी, बांधने का मैं काम शुरू करूं? ये कोई कहाँ से आने की बात नहीं है। देखिए, हमारी जो परंपरा है,
हमारी परंपरा में हमारे बुजुर्ग सब लोग धोती बांधते थे जी। शायद आपके बुजुर्ग भी धोती बांधते होंगे। तो हमारे तो सामान्य जो हमारा पहनावा रहा है हरियाणा का, उसमें धोती आम बात रही है। और मैं बहुत उसी नाते एक सामान्य जो एक पहनावा है हमारा, उसी के नाते मैंने धोती बांधनी शुरू की है। इसमें कोई अलग से कोई ऐसा सवाल नहीं खड़ा होना चाहिए कि भी क्यों शुरू की है। बहुत सामान्य सा जैसे अपना एक होता है, क्योंकि अमूमन नेता जो है ना बहुत कम पहनते हैं, हालांकि बहुत कम नेता है वो पहनते हैं। चौटाला साहब थे वो हमेशा धोती पहनते थे, ओम प्रकाश चौटाला जी वो पगड़ी वाले इकलौते नेता थे। उसके बाद तो चीजें लेकिन ये भी जरूरी है कि उसको आप अगर बांधते हैं तो संभाल के रखना उसको बड़ा जरूरी है। यही तो मैंने जैसे यही था कि आप सिर्फ शौक के लिए नहीं पहनते, प्रॉपर उसको मेंटेन करना बड़ा जरूरी है। और मैं कोई आजकल तो सिली सिलाई धोतियों का भी दौर शुरू हो गया है। मैं वो सिली सिलाई तो प्रॉपर मैं बांधता हूँ, अपने जैसे अपने बुजुर्ग बांधते थे वैसे बांधता हूँ। देखिए अपनी जो भी परंपरागत चीजें हैं सुरेंद्र जी, चाहे वो पहनावा है, चाहे खान पान है, चाहे विचार व्यवहार संस्कृति है, देखिए ये तो अपनी ही अच्छी लगती है, दूसरी नहीं। आज हम पश्चिम की होड़ तो कर रहे हैं, लेकिन पश्चिमी देशों की होड़ किसी भी रूप में ना तो ये व्यक्तिगत ठीक है, ना ये समाज के लिए ठीक है, और ना ये देश के लिए ठीक है। व्यक्तिगत, देश और समाज के लिए अगर कोई सही चीज है तो वो हमारी जो विरासत है, जो सांस्कृतिक विरासत है, वही चीजें हैं। किसी भी चीज के ऊपर आप चर्चा कर लो, उसके बगैर हमारा जीवन अधूरा है। नहीं, बिल्कुल अपना तो अपना होता है। अब थोड़ी हम राजनीतिक बातों पे आ जाते हैं। अब जिस तरीके से 5 राज्यों के चुनाव हुए और उनको जो नतीजे आए, तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात करूं, आपकी पार्टी की, तो काफी अच्छा रिजल्ट जो है वो रहा। लेकिन खासतौर पर बंगाल की बात करूं, बंगाल को लेकर लोगों में ये था भाई क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि वहां लंबे समय से टीएमसी की सरकार थी, ममता बनर्जी की सरकार थी, और अब भी इस तरीके का लग रहा था। तो बंगाल की टास्क जो है वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा कठिन थी। मतलब बंगाल भी जीत लिया बीजेपी ने। देखिए कठिन तो कोई भी काम नहीं होता, अगर आप मन में संकल्प कोई धार लेते हैं तो कठिन कुछ भी नहीं है। अगर आप संकल्प ही नहीं लेंगे तो कर्म क्या करेंगे, कर्म नहीं करेंगे तो सारे काम मुश्किल हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से अगर राजनीतिक परिदृश्य की बात करें, कुछ साल पुराना परिदृश्य जो था, तो निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल बहुत कठिन था भारतीय जनता पार्टी के लिए, लेकिन वो जरूरी भी था। क्योंकि जब जो आज भारतीय जनता पार्टी है वो शुरू में जब राजनीतिक दल की स्थापना हुई थी वो जनसंघ के रूप में हुई थी। जो आज भारतीय जनता पार्टी का स्वरूप देख रहे हैं, उसकी स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित नेहरू जी के मंत्रिमंडल के अंदर वो मंत्री थे और बड़ा महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास था, वो छोड़ करके आए थे। उनको लग गया था कि अब कांग्रेस उस रास्ते पे नहीं जा रही नेहरू जी के नेतृत्व में, जो रास्ता महात्मा गांधी जी ने सोचा था। महात्मा गांधी जी ग्राम स्वराज की बात करते थे, महात्मा गांधी जी राम राज्य की बात करते थे, लेकिन नेहरू जी उन्होंने, मैं ये नहीं कहता भी कुछ उन्होंने देश के लिए किया नहीं, बहुत कुछ किया उन्होंने भी, लेकिन जिस रास्ते पे देश को चलना चाहिए था नेहरू जी उस रास्ते पर देश को लेकर के नहीं जा रहे थे। इसीलिए डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंत्रिमंडल छोड़ करके बाहर आते हैं और जनसंघ की स्थापना करते हैं। तो पश्चिम बंगाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जन्मस्थली है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा महत्व का प्रदेश ये बन जाता है। अगर उस दृष्टि से बात करें कि पूरे देश के अंदर अलग अलग राज्यों में कुछ एक हिस्सा अगर छोड़ दे तो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बन चुकी हैं। एक बार नहीं, हरियाणा जैसे प्रदेश में तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी की चल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल के अंदर सरकार नहीं होना ये भारतीय जनता पार्टी के लिए पीड़ादायक था, जो अब पश्चिम बंगाल की जनता ने आशीर्वाद दे करके और उस काम को पूरा किया, उस पीड़ा को समाप्त किया। बिल्कुल, मेरे को ध्यान है, मैं कहीं सुन रहा था, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने भी एक बयान दिया था उस वक्त जब बीजेपी संघर्ष के दौर में थी कि गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक जो है वो बीजेपी की सरकारें होंगी, और इस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी दोहराया। लेकिन आप कह रहे हो कि बराड़ा साहब ठीक है, एक टास्क होती है पार्टी के लिए कि सभी स्टेटों में अपनी सरकार बनाना, और आपने पश्चिम बंगाल क्यों खास था वो भी आपने बताया कि पार्टी की आइडियोलॉजी जहां से चली थी तो वहां से जरूरी था। लेकिन अभी हाल ही में राहुल गांधी हरियाणा आए, गुड़गांव में वो आए थे, उनका कार्यक्रम था,
तो आपने भी उनको सुना होगा। वो कह रही है कि जो ये बीजेपी की सरकार है, ये कहीं न कहीं वोट चोरी कर लेती है, सरकार चोरी कर लेती है। जैसे इन्होंने हरियाणा में सरकार बनाई, सरकार चोरी कर ली गई वोट चोरी करके, वैसे ही बंगाल में और अन्य जगह बनाई। यानी कि सीधा-सीधा वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के पास सिस्टम है एक, कि कैसे सरकार चोरी करके बनाई जाए। देखिए राहुल गांधी जी मुझे लगता है बहुत अपरिपक्वता का प्रमाण दे रहे हैं इस प्रकार की बात करके। देश की जनता भी इस बात को समझती है और देश की जनता राहुल जी से ये सवाल भी करती है कि राहुल जी, अब तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो देश के अंदर 2014 के बाद ज्यादा राज्यों में आई है। केंद्र में नरेंद्र मोदी जी 14 में आए हैं, बिल्कुल, उसके बाद से प्रधानमंत्री हैं, और आप उसके बाद से ही जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें आई हैं उनको आप चोरी की सरकार कहते हैं। तो फिर 14 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो आपके हाथों से कैसे हमने सरकार चुरा ली? और जिन प्रदेशों के अंदर भारतीय जनता पार्टी नहीं है, जहां कांग्रेस या अन्य दल बार बार से सत्ता में आते हैं, जैसे पश्चिम के राज्य हैं, उसमें कर्नाटक को अगर छोड़ दें, कर्नाटक के अलावा तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, केरल है, इनके अंदर तो, और पंजाब है, इनमें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आई। इनमें भी जब आपकी सरकार होती है तो आप एकदम से सरकार से बाहर हो जाते हैं, तो वहां सरकार कौन चोरी करता है आपकी? तो ये बातें राहुल गांधी जी, देश की जनता स्वीकार करने वाली नहीं है। आप सबसे बड़ी, देखिए भारतीय जनता पार्टी के बाद अगर बात करें, सबसे बड़ी पार्टी के वो नेता है, और उस पार्टी के नेता है जिसने सबसे लंबे समय तक राज किया है। जिस पार्टी ने नेहरू जी, इंदिरा जी जैसे बड़े नेता दिए, आप उनके वंशज हैं। आप इस प्रकार की बात करेंगे तो ना तो ये आपके व्यक्तिगत हित में है, ना आपकी पार्टी के हित में है, और ना देश के हित में है ये। लेकिन बराड़ साहब, राहुल गांधी ये भी आरोप लगाते हैं, वो तरीका ही बताते हैं कि सरकार कैसे चोरी होती है। SIR का उन्होंने कहीं की उदाहरण दिया कि SIR करके बहुत सारे वोट जो है वो काट दिए गए, बहुत सारे नए वोट बना दिए गए। यानी कि जो कहीं न कहीं एंटी पार्टी की जो मतदाता है उनको हटा दिया जाता है और अपनी पार्टी के जो लोग होते हैं, कार्यकर्ता वर्ग, उनको जोड़ दिया जाता है। तो SIR को एक टूल किट के रूप में कहीं न कहीं बीजेपी प्रयोग कर रही है। देखिए राहुल जी को इन बातों को भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि वो ना खुद समझ पा रहे हैं, ना किसी को समझने देना चाह रहे हैं। वो लोगों की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं केवल। देखिए ये देश बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के बने हुए संविधान के आधार पर चलता है। संविधान ने देश के नागरिक को एक अधिकार भी दिया है, उसके कर्तव्य भी तय किए हैं, और उसी के आधार पर चुनाव आयोग भी काम करता है। चुनाव आयोग, सुरेंद्र जी, एक अपने आप में एक संस्था है, किसी का अधिकार, ऑटोनॉमस बॉडी है। अब वो सारे के सारे काम करती है। SIR अगर नहीं करेंगे, ये तो पहले भी होता था, कोई मोदी जी के राज में थोड़ी शुरू हुआ है, ये तो पहले भी होता था। अगर कोई जो वोटर है आज, वो दुनिया में नहीं रहा किसी भी कारण से, उम्र के हिसाब से या किसी और अन्य कारण से, तो उसका वोट तो कटना चाहिए ना। किसी का 2 स्थान के ऊपर वोट बना हुआ है, आज मेरा वोट मेरा डांगरा गांव में मेरे बूथ के ऊपर है, तो मैं दिल्ली बनवा लेता हूं, तो गलत है ना वो। तो SIR में इसी प्रकार का प्रावधान है कि जो इस प्रकार के वोट हैं उनको वोट लिस्ट से डिलीट किया जाता है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। भी आपके पास सारे अधिकार हैं। जब SIR होता है या नई वोट भी बनती है, सामान्य प्रक्रिया जब चलती है, कोई भी चुनाव होता है उससे पहले वोटें बनती है, तो हर पार्टी को नोटिस दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी अपना, जैसे बूथ लेवल ऑफिसर सरकार का एक BLO होता है, भारतीय जनता पार्टी विधानसभा से BLA1 नियुक्त करती है और बूथ के ऊपर BLA2 नियुक्त करती है। वो सब राजनीतिक दलों के लिए चुनाव आयोग ने व्यवस्था की है। आप भी करो उस व्यवस्था की पालना, आप भी अपने कार्यकर्ताओं को लगाओ। कौन आपका वोट काट सकता है? देखिए ये लोकतंत्र है और बहुत स्वस्थ हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और दुनिया का सबसे परिपक्व लोकतंत्र है। इसमें कोई कर्मचारी, सुरेंद्र जी, किसी का वोट नाजायज रूप में काट करके
या चुनाव आयोग का कोई अधिकारी कर्मचारी या कोई नाजायज रूप में किसी का वोट काट करके क्या अपनी नौकरी को खतरे में डाल सकता है क्या? नहीं डाल सकता। ये केवल भ्रम में डालने की स्थिति पैदा की जा रही है, लोगों में भ्रम पैदा करने का काम राहुल जी कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। वहां आपकी पार्टी के भी कार्यकर्ता पश्चिम बंगाल में है, वहां ममता बनर्जी की तो सरकार ही थी ना अभी तक, वो 2 दिन पहले तक वहां की मुख्यमंत्री थी। तो वहां तो जो कर्मचारी काम करते हैं, सारे कर्मचारी अधिकारी दिल्ली से तो चुनाव आयोग नहीं बिठाता ना। अब हरियाणा के अंदर SIR चल रहा है, तो कोई चुनाव आयोग ने दिल्ली से या हरियाणा से बाहर के कर्मचारी थोड़ी भेजे हैं। हमारे ही कर्मचारी हैं, हमारे ही राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता वहां पर अपनी अपनी पार्टी के लिए काम करते हैं। तो कौन इस प्रकार का काम कर सकता है? कोई भी इस प्रकार से गलत काम नहीं कर सकता। जी बराड़ साहब, आप देश की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य हैं राज्यसभा के, और जिस तरीके से राहुल गांधी की बात करूं या अन्य विपक्षी पार्टियों की बात करूं, लगातार कहीं न कहीं बीजेपी पर आरोप लगाते हैं। अब राहुल गांधी ने गुड़गांव में फिर बोला कि जिस तरीके से मोदी और अमित शाह ने जो है देश बेच दिया, और लगातार कहीं न कहीं ये भी कहा कि अमेरिका के दबाव में जो है वो डील की गई, आखिर कैसे किसानों को तंग किया जाए, कैसे व्यापार होगा, यानी कि सारे की सारे जो चीजें करते हैं अमित शाह और मोदी, वो कहीं ना कहीं अडानी के दबाव में और ट्रम्प के कहने से कर रहे हैं, इस तरह के आरोप लगाते हैं। देखिए राहुल गांधी जी या तो वो समझ नहीं पाते चीजों को, या बहुत बड़े षड्यंत्रकारी हैं। 2 चीजों में तो एक तो आपको माननी ही पड़ेगी। हर विषय में आप इस प्रकार की बात करते हैं। अब एक बात बताइए, जब विदेशी कंपनी आकर के, और वहां से नहीं, नेहरू जी ने जिस मॉडल को विकसित किया था कि पूंजीवाद के आधार पे देश आगे बढ़े, तो उसमें तो विदेशी पूंजी निवेश भारत में है। 1947 से पहले तो देखिए अंग्रेज थे, वो तो एक अलग व्यवस्था थी, लेकिन उसके बाद तो लगातार चलता आ रहा है। जब कोई विदेशी कंपनी आकर के, जिसकी कोई देश के अंदर केवल अपना पैसा यहाँ इन्वेस्ट करके, अपना पूंजी निवेश करके, अपनी कंपनियां खड़ी करके अपनी लाभ कमाना है, और वो लाभ विदेशों के अंदर जाना है। आपको वो कंपनियां अच्छी लगती हैं जिनका केवल एक ही मकसद है कि देश के अंदर आना, यानी कि भारत के अंदर आना, पूंजी निवेश करना और उसमें से लाभ कमा करके लेकर के जाना, और देश के साथ उनका कोई लगाव नहीं है, भावनात्मक कोई लगाव नहीं है। लेकिन अडानी तो आपके देश का है, ये भारत की भूमि से, भारत की मिट्टी के अंदर ये पड़ा बड़ा है। इसमें कम से कम विदेशी जो पूंजी निवेश हैं उनके मुकाबले इसकी देशभक्ति के ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते। एक बात। दूसरी बात ये कि ये केवल भारत सरकार के लिए काम नहीं करते, यानी कि भारत सरकार जो भी काम इनसे करवाना चाहती है केवल वो नहीं करते, ये प्रदेशों के अंदर भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, अलग काम करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। तो जहां कांग्रेस पार्टी की सरकारें हैं वहां वो अडानी से पूंजी निवेश करवाते हैं, वहां तो वो ठीक हो गया। जैसे अभी अगर हम पुरानी बात ना करें, हरियाणा की ही बात करें, कैथल के पास साइलो लगे हैं, लगे हैं ढांड रोड के ऊपर, वो किसके राज में लगे? कांग्रेस पार्टी के राज में लगे। किसने लगाए? अडानी ने लगाए। अभी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार आने से पहले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, वहां अडानी ने कितना पूंजी निवेश किया। वहां के मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के अशोक गहलोत जब अडानी को बुला करके उनके साथ हस्ताक्षर करके समझौता करते हैं, वो तो ठीक है, तब तो राजस्थान बिकता नहीं है। हरियाणा में जब कांग्रेस की सरकार थी तब हरियाणा बिका नहीं था, या कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह के समय में, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री थे तब तो देश नहीं बिकता था। जब ये अडानी अंबानी जो डील होती थी, हाँ जो डील होती थी, पूंजी निवेश करते थे, तब बिकता नहीं था। आज कैसे बिक रहा है? देखिए ये केवल और केवल आंखों में धूल झोंकने का काम करते हैं। मैं एक उदाहरण इस बारे में और देना चाहूंगा आपको। अभी ग्रेटर जो निकोबार है, अंडमान निकोबार है, उसके अंदर भी पूंजी निवेश का मामला चल रहा है। लेकिन उस अगर पूंजी निवेश की हम बात करते हैं तो वहां पर सामरिक दृष्टि से बहुत महत्व का विषय वो है। अब तक जितनी बातें सामने आई हैं, ये तो वहां जाकर भी राजनीति कर रहे हैं जो सामरिक दृष्टि से देश के लिए, यानी कि दुनिया का अगर हम नक्शा देखते हैं उसमें बहुत सारे देश जो सामरिक दृष्टि से अपने लिए महत्व के स्थान होते हैं, उनके ऊपर कहीं न कहीं अपने इस प्रकार के
उद्योग स्थापित करते हैं, इस प्रकार के मिलिट्री के कोई न कोई बेस स्थापित करते हैं, तो हमने कर लिया तो क्या दिक्कत होगी उसके अंदर? वहां भी कहते हैं कि अडानी को बेच दिया। ऐसी बातें नहीं चलने वाली राहुल जी। जी, अच्छा, आपने हरियाणा का जिक्र किया थोड़ी देर पहले कि भाई हरियाणा में सरकार थी जब इस तरह की चीजें हुई कांग्रेस सरकार के समय में, लेकिन मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करूं, पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष है, वो लगातार चाहे कानून व्यवस्था की बात करें, अन्य चीजों की बात करें, बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है, वो कहने की सीधा सीधा ये कहते हैं कि हरियाणा में सरकार नहीं चल रही। वो आपको एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी बताते हैं कि बीजेपी की सरकार नहीं है, एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी जो इवेंट करती रहती है, लोगों के सुख दुख से इनको कोई लेना देना नहीं है, अपनी चीजों को बढ़ाते रहते हैं। देखिए, हुड्डा साहब बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और जब हुड्डा साहब बोलते हैं तो इसका मतलब ये कि मुख्यमंत्री भी रहे, उनको अनुभव भी है। बिल्कुल। तो हुड्डा साहब, मुझे नहीं लगता कि आप जिस भी प्रकार के आरोप लगा रहे हैं इसको हरियाणा की जनता स्वीकार करती होगी, क्योंकि हरियाणा की जनता का ही आप अपमान करें इस प्रकार की बात कह करके, तो क्योंकि ये सरकार कोई एक व्यक्ति की बनाई हुई नहीं है जी, कि नरेंद्र मोदी जी यहाँ करके और सरकार बना करके चले गए। ये सरकार हरियाणा की जनता ने बनाई है, चुनी हुई सरकार है। इस प्रकार की बात कह करके आप एक तो जनता का अपमान करते हैं, उनका अनादर करते हैं। दूसरा, जिस लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जी, लोगों ने सरकार बनाई है, उसी प्रक्रिया से हमारी सरकार जनहित के काम भी करती है। देखिए, जो अधिकार हमें और जो रास्ता डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से जी, देश को दिखाया है, हमें दिखाया है, ये सरकार पूरी तरह से उसी लाइन के ऊपर चल रही है। गरीब कल्याण हमारी सरकार में एक नंबर पर रहता है। इनके राज में देख लिए किस प्रकार की योजनाएं लागू होती थी जी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर किस प्रकार की योजनाएं लागू होती हैं। यानी कि जिस प्रकार से संविधान में देश के प्रत्येक नागरिक को अहमियत दी जानी होती है, जी, दी गई है, वही अहमियत नायब जी के नेतृत्व में हरियाणा में हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक को दे रही है। और देश के अंदर नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की संपूर्ण जनता का किस प्रकार से कल्याण हो, जो अभावग्रस्त हैं उनको अभाव की जिंदगी से कैसे बाहर निकाल करके लेकर के आया जाए, कैसे गरीब लोगों तक भोजन, रहने के लिए मकान, अगर वो बीमार होता है तो उसके लिए दवाई, यानी कि, और गरीब व्यक्ति के लिए शिक्षा, चिकित्सा, और उसका क्या नाम है, उसके लिए दवाई, पढ़ाई, ये हर चीज हमारी सरकार की प्राथमिकता के अंदर है। लेकिन विपक्ष के नेताओं की बात करें तो लगातार ये कहते हैं कि बीजेपी जो है वो कह रही है कि गरीबों के हकों पर डाका डाल रही है। मनरेगा का उदाहरण बहुत बार देते हैं, जिस तरीके से मनरेगा का नाम चेंज किया गया, कि सीधा सीधा कह रही जिस तरीके से मजदूरी पहले मिलती थी, भाई तय था इतना मिलेगा। और ही आपने शिक्षा की बात की, आपने स्वास्थ्य की बात की, बहुत सारे उदाहरण बताते हैं कि जो बीजेपी के ऑफिस हैं, सरकार आने के बाद बीजेपी की चीजें कैसे बढ़ी हैं, बीजेपी के नेता कैसे बढ़े हैं। पहले की अगर हम उनकी देखें कि उनकी आय कितनी थी, पूंजी कितनी थी, वो कितनी बढ़ गई। आम लोगों को फायदा मिलने की बजाय बीजेपी के लोगों को तो फायदा मिल रहा है। देखिए, आपने बात की मनरेगा का नाम बदल करके जैसे जी राम जी योजना किया, इसकी आपने बात की। देखिए, इन लोगों को भी इस बात का पता है कि इस योजना के अंदर भ्रष्टाचार बहुत ही, मतलब हद से ज्यादा होता था, उसको खत्म करना प्राथमिकता थी। बहुत सारे प्रदेशों के अंदर, क्योंकि प्रदेशों की कोई जवाबदेही नहीं थी जी, वहां पर केंद्र सरकार पैसा भेजती थी। पश्चिम बंगाल की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, केंद्र सरकार पैसा भेजती है, वो पैसा मनरेगा के काम में नहीं लगता था। इसलिए उसका स्वरूप बदला गया, नाम भी बदला गया, नाम उसके स्वरूप के आधार पर ही बदला गया है। उस समय 100 दिन का रोजगार की गारंटी थी, आज 125 दिन के रोजगार की गारंटी उसके अंदर दी गई है। और 2047 यानी कि जब आजादी के 100 साल पूरे होंगे, देश विकसित राष्ट्रों की श्रेणी के अंदर खड़ा हो। क्योंकि बड़े दुर्भाग्य की बात है कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बहुत दुनिया की राजनीति में बड़ा एक परिवर्तन आया था। हमारे साथ बहुत सारे देश आजाद हुए थे जो कभी गुलाम थे, वो हमसे कहीं आगे निकल गए, चले गए हैं, बहुत तरक्की कर गए हैं वो लोग। तो क्या हमारे देश को तरक्की करने का अधिकार नहीं है क्या? हमारे देश की तरक्की में जैसे प्रत्येक नागरिक को संविधान ने उसको उसके लिए कुछ अधिकार दिए हैं,
तो उसकी जिम्मेवारियां भी तय की हैं। केवल अधिकार ये नहीं है भी आपको वोट का अधिकार है, आप समानता का आपको अधिकार है, केवल इतना ही नहीं है, उसको रोजगार भी मिलना चाहिए, उसको शिक्षा भी मिलनी चाहिए, उसको चिकित्सा भी मिलनी चाहिए और उसको आगे बढ़ने के अवसर भी मिलने चाहिए। अब और उसके जो अवसर उसको प्रदान किए जाते हैं उनका लाभ देश को भी होना चाहिए। अब जब जी राम जी योजना प्रधानमंत्री जी लेकर के आए हैं, इसमें इस प्रकार के काम रखे गए हैं, मैं ज्यादा लंबी बात उस पर नहीं करूंगा, कभी अलग विषय आएगा तो उस पर करूंगा, कि वो काम करवाए जाएंगे इस योजना में जिनके कारण से कहीं न कहीं कोई परिवर्तन आए। ऐसा नहीं है कि एक खड्डा खोद दिया, वो बंद कर दिया, अगली बार फिर आए, जो दूसरी जगह खोद करके वो मिट्टी पहले वाले खड्डे के अंदर डाल दी, मतलब इधर का उधर इधर का उधर। वो गाय की भैंस तले और भैंस की गाय तले वाली कहावत है हरियाणा में। पहले मनरेगा में इस प्रकार का काम होता था, वो सारी व्यवस्था खत्म की गई है। मनरेगा के मजदूर के द्वारा किया गया काम उसके जीवन यापन का तो साधन बने ही, बल्कि जिस गांव में जिस क्षेत्र में वो काम होता है उसकी वजह से लोगों को भी कोई सहूलियत हो, ठीक है ना, और गरीब लोगों की आजीविका का भी वो साधन बने। ये परिवर्तन इस योजना में किया गया है। मुझे नहीं लगता इसके ऊपर कहीं कोई नीचे मजदूरों ने सवाल उठाया है। अभी अगले महीने से इसमें काम शुरू हो जाएंगे और अभी तक भी कोई मजदूरों ने इसके खिलाफ कोई आंदोलन थोड़ी खड़ा किया है। जिस दिन ये बिल आया और ये पास हुआ, राहुल गांधी ने तो ऐसा माहौल खड़ा कर दिया था जैसे कितना बड़ा तूफान इस नई योजना के कारण से देश में आ जाएगा। मजदूर कितने नाराज हो गए देश भर के, लेकिन कहीं मजदूरों के अंदर कोई नाराजगी नहीं है। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास रखते हैं कि गरीब व्यक्ति का अगर कोई हितैषी हो सकता है तो नरेंद्र मोदी जी हो सकता है। ठीक है, अच्छा एक इससे थोड़ा अलग विषय है। आपके साथ ही राज्यसभा में सदस्य हैं रेखा शर्मा, उन्होंने पिछले दिनों जो बयान दिया स्वर्गीय भजनलाल के बारे में, चंद्रमोहन बिश्नोई के बारे में, कि उनके समय में जो है वो बदमाशी चुनाव जीते जाते थे और उसके बाद कहीं न कहीं बीजेपी भी बैकफुट पर आई, बहुत सारी इस तरह की चीजें हुई। और कुलदीप बिश्नोई ने जिस तरीके से आकर कहा, ये तो कहा कि रेखा शर्मा माफी मांगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भाई बीजेपी को जब हरियाणा में कोई जानता नहीं था, मैंने गठबंधन किया, मेरी वजह से प्रदेश में 2 बार सरकार बनी, यानी कि जो हरियाणा में 3 बार बीजेपी सरकार बनी है, 2 बार सरकार बनाने में मेरा अहम योगदान है, मेरे समाज का अहम योगदान है। अगर बीजेपी मुझको छेड़ने का काम करेगी, समय रहते माफी नहीं मांगी, तो मैं अर्श से फर्श पे भी ले आऊंगा। देखिए इसमें मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, चौधरी भजनलाल जी हरियाणा के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे और कुलदीप बिश्नोई जी भी राजनीति में बड़ा लंबा उन्होंने भी संघर्ष किया है। तो भजनलाल जी भी हमारे लिए सम्माननीय हैं। और जहां तक कुलदीप बिश्नोई जी के सरकार बनाने में योगदान की बात करते हैं, तो योगदान को कौन नकारता है, योगदान है ना उनका। हरियाणा की 3.25 करोड़ जनता का जिस प्रकार से योगदान है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है, तो कुलदीप जी का भी योगदान इसको कोई नकार नहीं सकता। हाँ, जहां तक विवादास्पद बयान की और कुलदीप जी के बयान की बात है, वो भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है। वो भारतीय जनता पार्टी अंदर बैठ करके उसको तय करेगी, उसका फैसला करेगी। ये अंदर का मामला है, ये अंदर बैठ करके इसका समाधान होता है, कोई सड़कों पे थोड़ी बात होती है इस प्रकार की। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता खुलकर ये नहीं कह सकता है कि ये बयान गलत था, नहीं देना चाहिए था। ये जिन लोगों ने स्वर्ग में कम से कम देखिए, मैंने एक बात कही है, चौधरी भजनलाल जी सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री, उनके हरियाणा की राजनीति में, हरियाणा के विकास में उनके योगदान को भुलाया थोड़ी जा सकता है। लेकिन कहीं किसी ने कोई बात कही है, जिन लोगों ने बात करनी है उनसे बात कर रहे हैं, बात करके जो भी समाधान होगा निश्चित रूप से किया जाएगा। तो इसके ऊपर कोई अनुशासन कार्रवाई कोई देखिए, मैं उसके लिए अधिकारी नहीं हूं ना सुरेंद्र जी। जो लोग इस बात का अधिकार रखते हैं, आप तो पार्टी के प्रधान रहे आज नहीं और खास तौर पर बीजेपी तो कहीं न कहीं डिसिप्लिन वाली पार्टी मानी जाती है, आज नहीं और बीजेपी तो ये बात खुलकर कहती है। जब अन्य पार्टी में इस तरह के मामले आते हैं ना, तो बीजेपी के नेता बड़े ठोक कर कहते हैं कि ये अनुशासन जो है ना बीजेपी में चलता है। आपका बेटा या आपका भाई कहीं कोई इस प्रकार की उद्दंडता करता, आप सड़क पे ले जाके थोड़ी उससे बात करते, घर के अंदर बात करते हैं ना, कोई भी है चाहे जी। मतलब उनकी जवाबदेही पार्टी अपने लेवल पे, पार्टी की का विषय है ना, ये अपने लेवल पे देखिए। हाँ, अच्छा बराड़ा साहब, जैसे मैंने नोट किया, टोहाना में तो आपका है ही गृह क्षेत्र, आप यहाँ पे रहते हैं, लेकिन टोहाना से अलग के अगर दौरे ज्यादा देखे जाए तो बराड़ा साहब जो है हिसार लोकसभा में पिछले लंबे समय से जो ज्यादा एक्टिव हैं।
समय समय पर आपके अगर ज्यादा कार्यक्रम होते हैं तो हिसार के आसपास ज्यादा होते हैं। वैसे आप पूरे हरियाणा में जाते हैं, लेकिन अगर मैं रेशो निकालूं, अगर ज्यादा आप जाते हैं तो क्या कोई बराड़ा साहब का कभी आगे का मन है ये हिसार लोकसभा क्षेत्र से, या कोई नई लोकसभा बनती है कि वहां पर अपना जो है वो चुना जाए, लड़ा जाए? देखिए सुरेंद्र जी, हम तो पार्टी के कार्यकर्ता हैं। चुनाव कहाँ से लड़ना, कहाँ से नहीं लड़ना, लड़ना कि नहीं लड़ना, ये बात भी जी ये सारा पार्टी तय करती है। और जहां तक हिसार में काम करने की बात है, शायद आप भूल गए होंगे, आपकी उम्र भी उस समय छोटी होगी, जब मैं नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के सर्वोच्च नेता हरियाणा प्रदेश के प्रभारी होते थे, और माननीय मनोहर लाल जी हरियाणा के संगठन मंत्री होते थे, और स्वर्गीय रतनलाल कटारिया जी अध्यक्ष होते थे पार्टी के हरियाणा प्रदेश के। तो उस समय मुझे युवा मोर्चा का हरियाणा का अध्यक्ष बनाया गया था। तो मैंने पूरे हरियाणा प्रदेश में पदयात्रा की थी 2001 में, 1 जनवरी से 12 जनवरी। फिर जब मेरा कार्यकाल अंतिम उस पे था, पड़ाव पे था, युवा मोर्चा के अध्यक्ष के नाते, प्रदेश अध्यक्ष के नाते, उस समय मैंने पलवल से लेकर के और अंबाला तक पूरे प्रदेश के अंदर सब जिलों में मैंने मोटरसाइकिल रैली शुरू की थी 26 मार्च 2003 से और 6 अप्रैल पार्टी स्थापना दिवस। हमने कार्यक्रम शहीदी दिवस से शुरू किया था, लेकिन यात्रा हमारी 26 मार्च से, और बीजेपी का स्थापना दिवस होता है 6 अप्रैल, उस टाइम तक की थी। उसके बाद भी लगातार मैं कभी किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष, कभी पार्टी में सचिव, सचिव के नाते अलग अलग जिलों का प्रभारी, जींद का मैं प्रभारी था, वहां राजनाथ जी की सभा करवाई तो मैं प्रभारी था। आदरणीय अडवाणी जी हमारे उस समय के सर्वोच्च नेता आए थे, बड़ी रैली करवाई थी, उस रैली का के नाते भी मुझे जिम्मेवारी मिली थी। तो मैं तो सब जगह काम करता हूँ। फिर महासचिव के नाते काम किया, अध्यक्ष के नाते काम किया। तो मैं हिसार में काम कर रहा हूँ, मैं फरीदाबाद में काम कर रहा हूँ, इस बात का तो सवाल ही नहीं है। मैंने तो पूरे हरियाणा प्रदेश में 2000 से लेकर के अब तक जहां भी किसी भी प्रकार की पार्टी को मेरे लायक कोई काम करवाने की कोई जरूरत होती तो पार्टी मेरे को आदेश करती है और मैं वहां जाकर के करता हूँ। इसमें कोई चुनाव लड़ने का तो ये कोई सवाल इसलिए भी आ गया बराड़ा साहब, जब 2024 के लोकसभा चुनाव थे और जो कहीं न कहीं एक लोगों की चर्चाएं होती है कि पैनल में इन लोगों का नाम है या एक संभावित उम्मीदवार ये हो सकते हैं, ऐसा हम पत्रकार लोग भी कयास लगाते हैं, आम लोग भी कहीं न कहीं कयास लगाते हैं। तो हिसार लोकसभा से बराड़ा साहब आपका भी उस वक्त है कि लोग सोच रहे थे कि भाई हो सकता है बराड़ा साहब को भी पार्टी जो है वो हिसार लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा सकती है। लेकिन ठीक है, रणजीत सिंह को चुनाव लड़ाया, वो सीट जीत नहीं पाए। तो आप मानते हैं कि क्या कमियां रही? हालांकि बात काफी पुरानी होगी, लेकिन इसमें यह भी है कि रणजीत सिंह ने जब तक वो बीजेपी में थे आरोप भी लगाया बहुत सारे नेताओं पर, उसमें सीधा सीधा आपका नाम लिया, कुलदीप बिश्नोई का नाम लिया, कैप्टन मन्नू का नाम लिया और भी कई नेताओं का नाम लिया कि इन नेताओं ने मिलकर जो है वो मुझे हिसार लोकसभा चुनाव हरा दिया। देखिए, मुझे नहीं लगता आज उस विषय के ऊपर बात करने की कोई आवश्यकता है। जी, अब सभी लोगों के ऊपर आरोप लगा दिया तो आप तो बहुत थोड़ी वोट से चुनाव आ रहे थे ना, बहुत थोड़ी वोट से चुनाव आ रहे थे, इसलिए सब लोगों के ऊपर आरोप लगाना। और आपने तो जी तोड़ मेहनत की थी, मैं तो कई बार आपको खूब करी थी ना। मैं तो पूरे हरियाणा प्रदेश में, मुझे सौभाग्य मिला इस बात का कि मैं जो कैंपेन कमेटी थी उसका मैं इंचार्ज था, समिति के अध्यक्ष, उसका मैं अध्यक्ष था उसका। तो इसलिए उस विषय के ऊपर बात करना कोई, मुझे नहीं लगता आज कोई जरूरी है। हाँ, ये जरूर है कि हिसार के अंदर, क्योंकि हिसार और ये फतेहाबाद जिला तो एक ही था ना सुरेंद्र जी, इसलिए कुछ ज्यादा इसलिए लगता है क्योंकि जिला एक था। मेरी पढ़ाई लिखाई भी हिसार में भी हुई, बाद में मैंने हिसार में HAU में मैंने जॉब भी करी, तो संपर्क भी है, इसलिए कई बार स्वाभाविक होता है, रिश्तेदारियां तो हैं, स्वाभाविक होता है कहीं भी काम करना। इन पिछले दिनों में मेरा सिरसा पार्टी ने ज्यादा कार्यक्रम लगा दिए, कुछ पत्रकार बंधुओं ने मेरे से वहां भी सवाल कर लिया। पीछे उससे पहले जींद में मेरे खूब कार्यक्रम हुए, तब भी कुछ लोगों ने इस प्रकार के सवाल किए। फिर कयास लगाने लग जाते हैं ना भाई, कोई नेता अगर ज्यादा आ रहे हैं तो थोड़ा सा राजनीतिक तौर पे देखने लग जाते हैं। 2023 में धन्ना भगत जी की जयंती का कार्यक्रम संयोग से, क्योंकि धनोरी गांव में सबसे बड़ा और पुराना मंदिर है धन्ना भगत जी का, तो वहां मैंने धन्ना भगत जी की जयंती पे माननीय मनोहर लाल जी उस समय के मुख्यमंत्री आए, उस समय के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी भी आए, तब लोग वहां कहते थे भी यहाँ आप आजकल राजनीति करते दिखाई देते, इसका क्या मतलब है। देखिए, ये तो काम की बात है, पार्टी जो काम देती है और जहां देती है वो करना होता है। अच्छा, मैं विपक्षी पार्टियों की बात करूं, जैसे नायब सैनी को कहीं के मुख्यमंत्री बनाया गया, दूसरी बार के मुख्यमंत्री हो गए हैं, आपके साथ मतलब बड़े पुराने मतलब आपके संबंध रहे हैं,
कि आप जैसे बीजेपी कहते हैं ना भाई, बिल्कुल नीचे से उठ के ऊपर तक आना, संगठन की जिम्मेदारियां, वो सारी की सारी चीजें, वो भी शायद युवा मोर्चा में होते थे। जी जी। आपके समय आपके नीचे वो रहे। लेकिन कहीं ना कहीं जो विपक्ष के नेता हैं वो नायब सैनिक को मुख्यमंत्री नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि आज भी हरियाणा के असली मुख्यमंत्री तो मनोहर लाल खट्टर हैं, नायब सैनिक को डमी मुख्यमंत्री मान रहे हैं कि इनके हाथ में कोई फैसला नहीं, कुछ कर नहीं सकते, सारा का सारा जो करना है, रिमोट कंट्रोल जो है वो कहें कि मनोहर लाल खट्टर के हाथ में है। देखिए, मुझे लगता है ये बात कह करके वो हरियाणा की जनता का भी अपमान कर रहे हैं, और एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं उनका तो अपमान कर ही रहे हैं वो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसे विपक्ष के नेता जिनकी आदत दूसरे लोगों का केवल और केवल अपमान करके राजनीति करने की है, या लोगों की कई बार तालियां बटोरने की भी कुछ लोगों की आदत होती है, वो इस प्रकार की बात करते हैं। वरना तो नायब जी को मुख्यमंत्री 2024 के चुनाव से पहले बना दिया गया था। वो चुने हुए विधायकों ने उनको चुना, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने चाहा, और मनोहर लाल जी की सेवाएं केंद्र में लेने का एक विचार था। तो 24 के चुनाव में नायब जी ने अपने आप को सिद्ध किया है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया और हरियाणा में सरकार आई है हमारी जी, और वो चुने हुए प्रतिनिधि बहुमत के साथ आई, बहुमत के साथ सरकार है। इसलिए इस प्रकार के सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। ये सरासर हरियाणा की जनता का अपमान करते हैं वो लोग जो ऐसा सवाल उठाते हैं। अगली बात आती है मनोहर लाल जी की। देखिए, मनोहर लाल जी के साथ में नायब जी और पता नहीं कितने नेता हरियाणा के जिन्होंने उनके साथ काम किया है। ऐसा कोई नेता नहीं होगा जिन्होंने हरियाणा का वरिष्ठतम से वरिष्ठतम नेता की आप बात कर ले, कार्यकर्ता की बात कर ले, जिन्होंने मनोहर लाल जी के साथ काम नहीं किया जब वो संगठन मंत्री आए थे 96 के आसपास, 95-96 में आए थे। उस समय से ही हम सब लोग उनके साथ काम करते आए हैं। वरिष्ठता में हमसे आगे हैं वो, अनुभव में हमसे आगे हैं, उम्र में हमसे बड़े हैं। अगर मैं जाकर के किसी बात के लिए उनसे कोई सलाह मशवरा कर लेता हूं तो उसमें क्या गलत बात है? जो आरोप लगाते हैं नेता कि वो रिमोट कंट्रोल से चलते हैं, क्या वो नेता अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, जिनकी पार्टी राष्ट्रीय, अपने राष्ट्रीय नेताओं से, या एक परिवार के नाते भी अपने बड़ों से कोई सलाह लेके काम नहीं करता क्या? सलाह लेते हैं ना। तो फिर ये सवाल क्यों खड़ा होता है? अगर नायब जी या मैं जाकर के और नेता जाकर के माननीय मनोहर लाल जी से कोई इस प्रकार की सलाह लेता है कोई काम करने के लिए, इसमें बुराई क्या है? अपने बड़ों का सम्मान करना ये बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ नायब जी को सलाह लेनी चाहिए उनसे, नहीं लेते हैं तो लेनी भी चाहिए। मुझे नहीं पता कितनी लेते हैं, लेकिन लेनी चाहिए। अगर नहीं लेते तो नहीं, आपको मतलब इतनी तो जानकारी होगी बराड़ साहब की लेते नहीं, क्योंकि आप भी नहीं, देखिए मिलना जुलना रहता है रूटीन में ना, मिलना जुलना तो मेरा भी रहता है, उनका भी रहता है, सबका रहता है। मनोहर लाल जी से किसका नहीं रहता? लेकिन वो सलाह लेके आते हैं कि नहीं लेके आते, लेकिन लेते भी होंगे, मैं मना नहीं कर रहा इस अच्छा बराड़ साहब, जैसे देश में और प्रदेश में तीसरी बार सरकार है आपकी बीजेपी की, लेकिन मैं वैसे तो सभी नेता लोग कहते हैं कि हम 36 बिरादरी के नेता हैं, और हालांकि जब चुनाव होते हैं तो एक एक चीज पर काम किया जाता है, जातिगत आधार पर काम जाता है कि किस स्थान पर किस जाति के नेता को टिकट दी जाए या किन के कितने वोट, सारी चीजों का जोड़ घटा करके सभी पार्टियां करती है। मैं जाट समाज की आपसे बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप भी जाट समाज से हैं, आप राजनीति 36 बिरादरी की करते हैं, कि बीजेपी आने के बाद जाट समाज के लोग जो हैं वो लगातार कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। जितनी ज्यादा उनको खुशी होनी चाहिए, जितनी ज्यादा सरकार में होता ना अपने हिस्सेदारी है, साझेदारी है, उतना जो है उनको उतनी खुशी नहीं है। तो इसमें कमी जो है आप उन लोगों की मानते हैं, या फिर जो आप बीजेपी के बड़े नेता हैं, जाट समाज के नेता हैं, आप इन नेताओं की कमी मानते हैं कि जिन जिन नेताओं के पास जिस जिस समय में पावर रही, सत्ता की एक पावर रही, उन लोगों का काम नहीं किया, मिलना जुलना नहीं हुआ, तो ये अभी जो कहीं ना कहीं गैप बचा हुआ है जाट समाज के लोगों का और बीजेपी सरकार के नेताओं का, इसको आप क्या कारण मानते हैं? देखिए, इसमें मैं दो बातें कहूंगा, एक अपने पार्ट पे, एक समाज के पार्ट पे। एक तो क्योंकि हम इस जाति के अंदर पैदा हुए हैं और ये जाति किसान का काम करती है, यानी कि खेती करके और जन का पेट भरने का काम करती हैं, बड़ा पवित्र काम करती हैं। इसलिए मैं इस नाते बड़ा फक्र महसूस करता हूं कि मैंने एक किसान परिवार में जन्म लिया, जिसको जाट जाति कहते हैं। लेकिन अगर हम मूल की बात करते हैं, हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं, तो जातियां
केवल कर्म के आधार पे एक वर्गीकरण हुआ था। हाँ। वो जातियां उस समय नहीं थी जी, कर्मों के कर्म के आधार पर था। और ये जातियां तो मुगल काल के अंदर ये खड़ी हुई और परंपराएं तब से और फिर अंग्रेजों की सरकार जब इस देश के अंदर थी, यानी कि अंग्रेजों का राज जब इस देश के अंदर था, उनको इन्होंने प्रमाणित किया जी। इनको ये लिखित में लेकर के आए ये लोग। तो वो व्यवस्था मुझे नहीं लगता अभी कहीं भी किसी भी तरह से देश के लिए हितकर है। हमारा देश या तो अभी संविधान से चले या फिर हम बात करें तो हमारे सनातन की बात करें, हमारी सांस्कृतिक विरासत की बात करें, जिसमें इस प्रकार की जातिवादी का कोई स्थान नहीं था, केवल वर्ण व्यवस्था थी। क्षत्रिय जो देश की समाज की रक्षा करते हैं वो क्षत्रिय कहलाए, ठीक है ना। जो ब्रह्म के ज्ञाता हैं वो विद्वान, वो जिन्होंने शिक्षा देने का काम किया वो ब्राह्मण कहलाए। व्यापार जिन्होंने किया, वाणिज्य किया, वो अलग प्रकार का उनके ऊपर एक लेवल लगा। तो इस प्रकार से सब एक व्यवस्थाएं थी, वर्ण की व्यवस्थाएं थी। उस व्यवस्था के आधार पे विचार करना चाहिए। जाति का ना हमारी सांस्कृतिक विरासत कोई स्थान और महत्व देती है जाति को, ना संविधान देता है। संविधान ने देश की 140 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या है सुरेंद्र जी, प्रत्येक नागरिक को वही अधिकार दिया है जो तथाकथित एक जाति, दूसरी जाति, तीसरी जाति या ऊंची नीची जो लोग जाति की बात करते हैं, संविधान ने तो कोई भेदभाव नहीं किया ना, सबके लिए समान, सबके लिए समान है। इसलिए हमें हमारी सांस्कृतिक विरासत और हमें संविधान के आधार पर विचार करना चाहिए। ये तो हमारा पक्ष हुआ, सैद्धांतिक पक्ष ये है हमारा, और सब नागरिकों का होना चाहिए। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, जो मेरा मूल सवाल है, हाँ, दूसरी तरफ अगर बात करते हैं, देखिए अब समाज तो बटा हुआ तो अलग अलग जातियों में तो है ही समाज, जाति व्यवस्था है, इसको नकार भी नहीं सकते एकदम से। ये तो जब देश के 140 करोड़ जनता तय करेगी जिस दिन भाई इस व्यवस्था को नकारना है, उससे पहले तो नकार नहीं सकते। तो हर जाति का एक स्वभाव बन गया है धीरे धीरे करके कि मेरी जाति को भी प्रतिनिधित्व मिले, मेरी जाति के भी ज्यादा लोग सरकार के अंदर हों। उसमें कहीं कोई उनकी बात गलत नहीं है। जो ये जाट जाति अगर अपनी सरकार में ज्यादा प्रतिनिधित्व मांगती है तो उनका कसूर नहीं है, कसूर उन लोगों का है जिन्होंने समाज को दिशा दे करके इस बात को ठीक करना चाहिए था। क्योंकि मैं सरकार की बात करूं, हर एक जाति के कार्यक्रम सरकार द्वारा किए जाते हैं, फलाना कार्यक्रम है, ठीक है, और सभी जातियों को करना भी चाहिए, लेकिन जाट समाज के लोग फिर भी ठगा से महसूस करते हैं। अब जैसे मैं जब पहली बार जब सरकार आई तो बहुत सारे जाट नेता जो है उनको जिताकर भेजा, बहुत सारे लोगों को जिम्मेदारी मिली और सबको नहीं भी मिलती, क्योंकि एक जाति का भी कोटा भी किसको कितने बनाने हैं। मैं मुख्य रूप से दो बड़े उस वक्त के मंत्रियों की बात करूं, कैप्टन मन्नू और ओम प्रकाश धनखड़। उन्होंने जो भी उनका जिस तरीके का रहा, वो चुनाव हार गए। और जब सरकार थी तब आप उनकी क्यों बात करते हैं? चौधरी वीरेंद्र सिंह की बात करो, केंद्र में मंत्री बनाया, उन पे भी आऊंगा, उन पे भी आऊंगा मैं। आप पार्टी के प्रधान थे, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष थे, आप भी चुनाव हार गए। लेकिन चलो, चुनाव हारना जितना एक अलग बात है, बीजेपी ने जो कहीं ना कहीं आपको आगे बढ़ा दिया, आपको राज्यसभा भेज दिया, लेकिन कैप्टन मन्नू को अभी तक कोई पद नहीं मिला। यानी कि जो चुनाव टिकट तो मिली, चुनाव जीत नहीं पाई, कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। ठीक है, ओम प्रकाश धनखड़ को अध्यक्ष बनाया पार्टी का, आपने वीरेंद्र सिंह का नाम लिया। चौधरी वीरेंद्र सिंह जो है उनको कहीं ना कहीं, यानी कि शायद हरियाणा में इकलौता ऐसा उदाहरण होगा कि परिवार के तीनों सदस्यों को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बनाने का काम किया। लेकिन फिर भी जो ये गैप रहता है, समाज के लोग फिर भी कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस करते हैं। तो बैलेंस क्यों नहीं बना पा रहे? नेताओं की कमी है या पार्टी इस पर ध्यान नहीं देती? नहीं, देखिए, सवाल और जवाब आपने दोनों किए हैं इसमें जी, और आपके सवाल में से ही पहले वाले जो सवाल का जो जवाब है उसी में से निकल करके आता है। आपने कहा कि पहले वाले सवाल में भी कहा था कि जाट ठगा सा महसूस करते हैं। देखिए, पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर सरकार आती है, मनोहर लाल जी अध्यक्ष होते हैं, दो बड़े नेता ओम प्रकाश धनखड़ जी, कैप्टन मन्नू जी, ये हरियाणा सरकार के अंदर मंत्री होते हैं। मैं यहाँ से विधायक बना टोहाना से, मुझे पार्टी का अध्यक्ष प्रदेश का बनाया गया। चौधरी वीरेंद्र सिंह वो केंद्र में मंत्री, उनकी पत्नी विधायक,
अगली बार उनका बेटा सांसद। तो देने में देखिए, बीजेपी ने, अगर हम उस व्यवस्था की बात करते हैं जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो जाट समाज को कहीं कमी छोड़ी नहीं है। लेकिन ये भी दुर्भाग्य की बात है, ये सबके सामने है कि जिन लोगों की मैंने बात की है, सब लोग ही हार के गए हैं। कौन सा जीत के आया इनमें से? और आज पार्टी ने फिर भी मुझको राज्यसभा में भेजने का काम किया। देखिए, कहीं न कहीं पार्टी के फोकस में है समाज के लोग, ऐसा नहीं है कि फोकस पे नहीं है, सब कुछ है। ओम प्रकाश धनखड़ जी राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, छोटी बात नहीं है। पूरे देश के अंदर घूम करके पार्टी को मजबूत करने का काम करते हैं। रोहतक में जो भी कहीं न कहीं जाट आरक्षण आंदोलन के नाम पर जो आंदोलन हुआ और बहुत सारी चीजें हुई, बहुत सारा नुकसान हुआ, बहुत सारे लोगों की जानें भी गई, बहुत नुकसान हुआ। तो कहीं न कहीं कैप्टन अभिमन्यु जो है वो बार-बार आरोप लगाते हैं कि ये सारा का सारा किया दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा का था। जैसे ही 2014 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार गई, बीजेपी आई, तो इसको वो कहीं न कहीं ठीक सा नहीं महसूस कर पाए और इसलिए उन्होंने ये सारा का सारा करवाया। लेकिन मैं कांग्रेस के नेताओं की बात करूँ, हिसार से सांसद है जयप्रकाश जेपी, वो बार-बार बोलते हैं कि कहीं न कहीं ये सारा का सारा जो किया था, ये सरकार का फेल्यूर था। कैप्टन अभिमन्यु ने सरकार के साथ मिलके ये सारी की सारी चीज़ें हुई, चाहे कोठी जलाने की बात हो या और भी लूट-पाट की बातें हो, और सीधा-सीधा वो ये भी कहते हैं कि जो सामान चोरी हुआ था, वो पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर के स्टाफ के यानी कि कर्मचारियों के घर मिलता है। तो यानी कि सारा का सारा जो फेल्यूर था, इस सरकार के बिहाफ पे था। बदनाम कहीं न कहीं समाज को किया गया और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को किया गया। देखिए, एक तो इस प्रकार के जो भी आरोप लगाते हैं, वो पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। इसमें एक भी बात में कोई, सुरेंद्र जी, हरियाणा की जनता है, जनता सब जानती है, सच्चाई नहीं मानती। हाँ, ये जरूर है कि वो राजनीतिक षड्यंत्र जरूर था। देखिए, एक समाज से मांग उठती है, लेकिन इतना उग्र आंदोलन हरियाणा में कभी नहीं हुआ। वो किसने करवाया? भूपेंद्र सिंह हुड्डा इतने सीनियर नेता हैं, वो लंबे समय तक हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं जी। उस नाते उनका सम्मान भी करते हैं। लेकिन हुड्डा साहब इस बात से तो नहीं बच सकते कि उनका जो एक ओएसडी रहा व्यक्ति प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, वो उनकी एक ऑडियो वायरल होती है जिसमें कहता है भी हमने तो सारा कुछ रोक दिया, आपसे कीड़ी भी नहीं रुकी जी। क्या संकेत करता है ये? यानी कि लोगों को उकसाने का काम किया था। भोले भाले जाट समाज के युवाओं को गुमराह करके, उनको गलत सपने दिखा करके इन लोगों ने उनसे कुछ ना कुछ गलत करवाया। ऐसा नहीं होता। राजनीति में आप किसी समाज विशेष को, उसके युवाओं को इस प्रकार से भड़का करके और प्रदेश को आग में झोंकने का काम करेंगे, ऐसा कतई ठीक नहीं होता। और जो आरोप लगाए जाते हैं, सरासर ये राजनीति से प्रेरित लगाए जाते हैं जिस तरीके से। और हमारी सरकार ने तो अगली बात और मैं कहना चाहूंगा, विधानसभा में प्रस्ताव पास करके कानून बनाया था कि समाज को, जाट समाज को आरक्षण मिलना चाहिए। वो अलग बात है कि कोर्ट में वो नहीं टिक पाया। ये बात तो सब लोग ही शामिल थे। हुड्डा साहब की पार्टी भी उसमें शामिल थी देने में, अभय सिंह चौटाला की भी पार्टी, वो खुद भी उसमें थे, विधानसभा में थे। सब लोगों ने मिल करके पास किया था ये। ऐसा नहीं है। देखिए, कुछ भी बात कहते वक्त अपनी जिम्मेवारी को भी समझ करके बोलना होता है। अच्छा, 2016 का जो भी कांड हुआ, उसके बाद करीब 10 सालों बाद उन कहीं न कहीं लोगों को छोड़ा गया, जो जिन्होंने जेलें काटी, जिनके ऊपर मामले दर्ज थे, और कहीं न कहीं ये भी कहा गया कि भाई कैप्टन अभिमन्यु ने जो है वो केस वापिस ले लिया, फिर यूं कि गवाही नहीं दी। भाई इस तरीके से कैप्टन अभिमन्यु जगह जगह जा रहे हैं, उनको बुलाया जाता है, उनको सम्मानित किया जा रहा है। तो इसमें सवाल खड़े हो रहे हैं। विधायक हैं जस्सी पेटवाड़ नारनौल से, वो कह रहे हैं कि ये सारा का सारा ड्रामा है, कैप्टन अभिमन्यु अपने लोगों से ही खुद को सम्मानित करा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि उन जो केस थे, जो आधार था, उनका कोई खास आधार नहीं था, यानी कि सबूतों के अभाव में सीबीआई ने ऐसी चीजें की है। ऐसा नहीं है भी किसी व्यक्ति विशेष के कहने से चीजें हुई हो। उन पर झूठे मामले थे, जो वाकई में जो आरोपी दोषी लोग थे उनको पहले ही बाहर निकाल दिया गया था। ये तो कहीं के जो निर्दोष लोग थे उनको जानबूझकर षड्यंत्र के तहत फंसाया गया था और सबूतों के अभाव में लोग छूट गए हैं। तो क्या बीजेपी की तरफ से ऐसा कोई नेता जो एक पार्टी लाइन से अलग अलग जिलों में जाकर कहीं न कहीं सम्मानित होते, इस तरह का कल्चर, तो क्या बीजेपी इन चीजों को देखती है? अब देखिए, बहुत सारे मामले व्यक्तिगत होते हैं। अब जस्सी पेटवाड़ क्या कहता है, कोई दूसरा क्या कहता है, इसका मुझे कोई लेना देना नहीं है जी। हाँ, लेकिन ये है कि ये कैप्टन अभिमन्यु जी का एक व्यक्तिगत मामला है। वो कहीं भी जा सकते हैं, क्यों नहीं जा सकते वो?
देखिए, पार्टी के कार्यकर्ता नेता के नाते जो उनकी ड्यूटी लगती है सब जगह जाते हैं, वो काम करते हैं पार्टी के लिए। तो कुछ व्यक्तिगत भी कोई अगर कोई कार्यक्रम में कोई उनको बुलाता है, वो जाते हैं, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है जी। और मैं देखिए सुरेंद्र जी, ये जो सारा विषय जो आपने शुरू किया है ये बहुत ही पीड़ादायक है। ये क्यों हुआ? वही जो मैं बात कह रहा था, जातियां कोई ईश्वर पैदा नहीं करता जी, वो नहीं पैदा करते। उन्होंने तो एक इंसान को पैदा किया, जीव को पैदा किया। जातियां तो हमने ही बनाई ना। हमारी सांस्कृतिक व्यवस्था में भी कहीं जाति का कोई सवाल नहीं था। इसलिए धीरे धीरे करके हम लोगों को इन चीजों से ऊपर उठ करके इनसे बाहर आना पड़ेगा। जाति की तरक्की की बात ना करते हुए अगर हरियाणा के प्रत्येक नागरिक और देश के प्रत्येक नागरिक की तरक्की की बात करें जी, तो कौन सी बुरी बात है इसमें? नहीं करनी चाहिए। जिस जाति में आपने जन्म लिया है, जैसे मैंने कहा, मैंने किसान परिवार में एक जाट जाति में जन्म लिया, क्योंकि किसान सबका पेट भरता है अन्न उपजा करके, इसलिए हमें गर्व भी है। तो आप गर्व कीजिए, लेकिन देश के नागरिक के नाते हम सबका सम्मान करें और देश को भी इस बात के ऊपर आज नहीं कल नहीं आना ही पड़ेगा। बराड़ साहब, भी थोड़ी देर पहले आपने बताया जब आप युवावस्था में थे और आपके पास पार्टी का दायित्व था युवा मोर्चा के दर पे, तो आपने यात्रा निकाली। तो ब्रिजेंद्र सिंह भी यात्रा निकाल रहे हैं, वो आपकी पार्टी से सांसद भी थे हिसार से, कांग्रेस में है। तो वो उनका बयान आपने सुना होगा, वो कहते हैं व्यवस्थाएं होती है बीजेपी की, मैं तो रह के आया हूँ। वीरेंद्र सिंह बहुत बार बोलते हैं, आपने भी बहुत बार सुने होंगे कि भाई हम तो बीजेपी के अंदर रह के आए, इनके कल्चर का पता है, अभी ये कहाँ तक जाते हैं, किस तरह के लोग हैं, तो इनके कल्चर से हम कहीं ना कहीं सीख चुके हैं। वो ये भी कहते हैं कि बीजेपी उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं बड़ा दायित्व या बड़ी जिम्मेदारी देती है जिसके पास कुछ होता नहीं है। उन्होंने 2-3 उदाहरण दिए अलग अलग स्टेटों के, उन्होंने हरियाणा का उदाहरण भी दिया। भाई नायब सैनी का उन्होंने कहा, भाई वो चुनाव कहीं ना कहीं उनकी घरवाली को लड़ाया जाता है, वो चुनाव हार जाती है, उसके बाद उनको पार्टी का अध्यक्ष भी बना दिया, फिर मुख्यमंत्री बना दिया। तो जिसके पास कुछ बचता नहीं है ना, उस आदमी को मतलब बड़ा पद दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं जो बीजेपी का कल्चर है उसको उन्होंने अपने हिसाब से बताया। देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत वरिष्ठ नेता हैं, ये और अनुभव भी है, उनको लंबा अनुभव है। चौधरी छोटू राम के भी नाती हैं, इसलिए उनको इस प्रकार की अड़की बातें नहीं करना चाहिए। इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना नायब जी को पड़ता, ना मेरे बारे में कहेंगे, ना मेरे को पड़ता, ना किसी और को पड़ता। फर्क पड़ता है तो कहने वाले को पड़ता है। कहने वाले को अपना स्थान देख करके बात करनी चाहिए जी। चौधरी वीरेंद्र सिंह अगर इतने ही उस प्रकार के होते, मैं शब्द नहीं कहना चाहूंगा, तो जब उनको ये लगा कि देश भर में अब कहीं बदलाव हो सकता है, 2 बार नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रह लिए, तो फिर बीजेपी क्यों छोड़ करके गए? यही हो सकता है ना भी उनके मन में ये हो कि कहीं न कहीं कांग्रेस की सरकार आएगी, अब इसमें रह लिया, अब उसमें रह लें। तो इन बातों में कुछ नहीं रखा। इसलिए मैं तो चौधरी साहब को एक ही, हालांकि मैं तो बहुत छोटा हूँ, सलाह देने का मेरा कोई अधिकार भी नहीं है, इसलिए उनको अपना जो कद है उसके आधार पे उनको व्यवहार करना चाहिए। बराड़ साहब, कुछ दिन पहले हिसार में जो भी घटना हुई, इनसो प्रोटेस्ट कर रही थी जेजे यूनिवर्सिटी में, और उसके अगले दिन जो कुछ हुआ, पूर्व मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की गाड़ी रोकी गई, वो सारी चीजें रही। उसके बाद पुलिस की तरफ से बयान आता है कि भाई कहीं के एडीजीपी बताते हैं वहाँ हिसार रेंज के एडीजीपी कि पुलिस ने जो कुछ किया ठीक है, गलत नहीं किया, लेकिन मामला कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट भी फटकार लगाती है कि आपने बिना कहीं ना कहीं शिकायतकर्ता की शिकायत सुने, बिना उनकी बात सुने कैसे क्लीन चिट दे दी, तो दोबारा से फिर सुनाई है। जो ये पूरा प्रकरण हुआ, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैं तो एक ही बात कहूँगा, जैसे आपने बताया मेरे को, वैसे मेरे को भी जानकारी है, कोर्ट में विचाराधीन है। जब कोर्ट में विचाराधीन है कोई मामला, मुझे नहीं लगता उसके ऊपर कोई टिप्पणी करने की जरूरत है। लेकिन जो गाड़ी रोकी गई, जो देखिए मैं वही कह रहा हूँ ना, देखिए उसकी पुलिस ने जांच भी की है। अब जो मामला कोर्ट के अंदर विचाराधीन है उसको अब ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत है नहीं। जी ठीक है, टोहाना पे हम आ जाते हैं। बराड़ साहब, क्योंकि मैं इस, वैसे तो नेता का पूरा हरियाणा होता है, एरिया नहीं होता, लेकिन जहाँ हम जन्मे होते हैं वहाँ की जिम्मेदारी हमारी थोड़ी ज़्यादा होती है। 2014 में आप यहाँ से विधायक बनकर गए, यहाँ के लोगों ने आपको विधायक बनाया, और हार जीत ठीक है अलग ही रहती है। तो बराड़ा साहब ने टोहाना में क्या कुछ अब तक बड़े काम कराए हैं? क्योंकि भले ही आप जीत ना पाए हों, सरकार लगातार आपकी है, ऐसी कोई बड़ी चीजें, बड़े बदलाव,
क्योंकि जो आपसे पहले यानी कि अभी मैं बात करूं, इनसे पहले कांग्रेस से पहले जो विधायक थे, सरकार में मंत्री थे, वो भी लगातार आरोप लगाते हैं कि टोहाना जो है वो कई सालों से गुलाम था, इस तरीके की चीजें थी, मैंने इसको आजाद कराने का काम किया। तो लेकिन उससे पहले तो आप विधायक बन चुके थे और बड़ी पावर आपके पास थी, तो क्या कुछ बदलाव आप कर पाए टोहाना में? देखिए, मैं एक बात से शुरू करूंगा इसको, आपके सवाल को। 2014 में हरियाणा की जनता ने बड़ा बदलाव किया जी। पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। पहली तो मैं सरकार के नाते, क्योंकि टोहाना की जनता ने मुझे भरपूर आशीर्वाद देकर के विधायक बनाया और पार्टी ने मुझे अध्यक्ष बना दिया। तो पार्टी चलाने के साथ साथ सरकार के कामकाज में सहयोग करना, मुख्यमंत्री उस समय के मनोहर लाल जी को सहयोग करना मेरी जिम्मेवारी थी जी। और उस समय हमारी सरकार ने मनोहर लाल जी के नेतृत्व में बड़ा बदलाव किया। पहली बार हरियाणा प्रदेश के युवाओं को, उनके अभिभावकों को, माँ बाप को जी, जो लोगों के दरों के ऊपर, लोगों के दरवाजे के ऊपर धक्के खाने पड़ते थे अपने अधिकार मांगने के लिए, रोजगार का, स्वरोजगार का, यानी कि सरकारी नौकरी लेने के लिए खास करके बात करें, और मंत्रियों की कोठियों पे चक्कर लगते थे दिल्ली चंडीगढ़ के अपने काम कराने के लिए, हमारी पर्ची खर्ची की हमारी सरकार ने पहली बार इस व्यवस्था को 14 के अंदर खत्म करने का काम किया। ये छोटी व्यवस्था नहीं है सुरेंद्र जी, इसके ऊपर आप कितना भी लंबा चौड़ी हम डिस्कशन कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं। मिला है लाभ। 1.25 लाख के आसपास जो नौकरियां बेरोजगार नौजवानों को बिना किसी पर्ची खर्चे के मिली हैं, ये बिना सरकार के संभव हुआ क्या? वो सरकार में सुभाष बराला भी था। आज कोई कुछ भी कहे जी। अगली बात, टोहाना के अंदर जो सरकार से पैसा आ सकता था, जितने काम लोगों के डिमांड के रूप में मेरे पास आते थे, चुने प्रतिनिधि, हमारे पंच, सरपंच, ब्लॉक समिति, जिला परिषद और फिर नगर पालिका, नगर परिषद, मुझे नहीं लगता कहीं कोई काम में कोई कमी बची होगी। गांव देहात में गलियां, सड़कें, खेतों के अंदर टेल तक पानी पहुंचाना, इस प्रकार के कितने ही हम काम कह सकते हैं। टोहाना के अंदर बाईपास की बात हम कर सकते हैं, टोहाना के बस स्टैंड की हम बात कर सकते हैं, 2-3 सड़कें और ऐसी जो उसकी किसी ने डिमांड नहीं करी थी। टोहाना के अंदर बड़े स्टेडियम की हम बात कर सकते हैं, जाखल के अंदर अंडरपास की बात कर सकते हैं, वहाँ एक बड़े कम्प्लेक्स की बात कर सकते हैं जो नगर पालिका क्षेत्र में बना है, वहाँ के एसटीपी की बात कर सकते हैं, वहाँ की सड़कों की बात कर सकते हैं, वहाँ भी एक अंडरपास बन रहा है उसकी बात कर सकते हैं, जमालपुर के आरओबी की बात कर सकते हैं। मैं कितने काम आपको बताऊं। यहाँ बलियाड़ा हेड के ऊपर जिसको का आज ही एक किस्म से मैं तो कहता हूँ लोकार्पण, उसका उद्घाटन विधिवत हो गया था, लेकिन लोकार्पण उसका आज होने जा रहा है। उस प्रोजेक्ट को आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में कोई बहुत अच्छी एक व्यवस्था टोहाना शहर में खड़ी की है। टोहाना में हर्बल पार्क की बात करें, कल्पना चावला पार्क की बात करें, स्विमिंग पूल की बात करें, मैं कितने काम आपको गिना सकता हूँ जिनकी कोई मतलब कोई सूची नहीं है। काफी काम जो है वो, लेकिन वो तो रिकॉर्ड बोलता है। टोहाना में वो बीच में मेरा सपना अधूरा रह गया, बीच में चुनाव आ गया था, यहाँ कैंसर हॉस्पिटल बनवाने का एक विषय मैंने चलाया था जिसमें केंद्र और प्रदेश सरकार दोनों की भूमिका थी। जो मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद से लाया गया उसके नहीं वो दूसरा की बात करता हूँ। 2018-19 में मैंने एक यहाँ कैंसर हॉस्पिटल की एक फाइल चलवाई थी, इसका पैसा केंद्र से आना था। उसके लिए 100 बेड के हॉस्पिटल की जरूरत थी। वो 100 बेड का हॉस्पिटल आज टोहाना में बनकर के तैयार होने जा रहा है। इतने काम मैं बताता हूँ। और ये जिस मेडिकल कॉलेज की आपने बात की है, देखिए देश में सरकार किसने बनाई? जनता ने नरेंद्र मोदी जी को आशीर्वाद दिया। और हरियाणा में मेरे जैसे हजारों कार्यकर्ताओं ने संघर्ष करके हरियाणा में उस समय 8 सीटें दी, बाद में 10 सीटें मोदी जी को देने का काम किया लोकसभा की। उसी सरकार की पॉलिसी हरियाणा और केंद्र ने मिल करके हर जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज हो, उस बात को आगे बढ़ाया था। आज वो मेडिकल कॉलेज यहाँ घोषित हो चुका है। कुछ समय बाद इसका काम भी शुरू हो जाएगा। तो कामों की कोई कमी नहीं है, काम बहुत करवाए हैं।
वो अलग बात है कि जनता जब अपना मत देती है उसकी बहुत सारी प्राथमिकताएं होती हैं। जो जनता ने उस समय मत अपना प्रयोग करके मुझे विधानसभा से बाहर करने का काम किया, उसकी उस जो मैंडेट के प्रति भी तो नतमस्तक होता हूँ। जनता का फैसला सर माथे होता है जी। लेकिन जो वो एक फिल्म का डायलॉग है कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहंशाह, तो रिश्ते में तो हम आपके दादा लगते हैं, नाम है सुभाष बराड़ा। तो जो आपके पोते हैं देवेंद्र बबली, हालांकि अधिकतर लोगों को पता है कि रिश्ते नाते में आप उनके दादा लगते हैं, वो आपके पोते हैं। तो दादा पोता का तो बहुत ही अच्छा लाड माना जाता है, खासतौर पर हरियाणा में। तो ये जो खटास है, जो कड़वास है, इतना सारा जहर है, ये कब से हुआ? शुरू से है या बाद में बना? अब देखिए, इसके ऊपर जो बातें हैं समाज के अंदर उसी तक रहें तो मुझे लगता है ठीक है। ये विषय ऐसे होते हैं, इसके ऊपर कोई ज्यादा चर्चा करने की मुझे नहीं लगता कहीं कोई जरूरत है। मेरे बारे में आप जानते हैं, मेरे बारे में समाज जानता है, सामने वाले के बारे में भी सब लोग जानते हैं ठीक क्या है गलत क्या है। इसलिए इसके ऊपर मुझे नहीं लगता कहीं कोई ज्यादा चर्चा करने की। लेकिन बराड़ साहब, जब जरूरत होती है चर्चा करने की, जब वो बार बार आप पर आरोप लगाते हैं, अभी कुछ दिन पहले उन्होंने जो है फतेहाबाद के अंदर आरोप लगाया, सीधा सीधा उन्होंने आपको कांग्रेस का एजेंट बता दिया और ये कहा कि सुभाष बराला और सुभाष बराला की टीम ने गद्दारी की, इसलिए मैं यहाँ से चुनाव हार गया। कैंडिडेट तो आपकी पार्टी का ही था, खुलकर आरोप लगाया। तो चुनाव तो पहले भी हारे होंगे ना, चुनाव तो मैं भी हारा था। चुनाव तो मैं 2 पहले हार गया था, एक 19 का चुनाव हार गया। देखिए, इस प्रकार की बातों का मुझे नहीं लगता, जो आधारहीन बातें होती है ना सुरेंद्र जी, उनका जवाब देने की जरूरत नहीं होती है। मेरे बारे में समाज जानता है, टोहाना जानता है, मेरी पार्टी बहुत अच्छे प्रकार से जानती है, इसलिए मैं किसी की बात का जवाब देने के लिए यहाँ नहीं बैठा मैं। लेकिन बार बार वो जिस तरीके से बोलते हैं कि भाई पार्टी का फंड खा गए, कमीशन खोर बोलते हैं, बोले ना, तो पार्टी भी इन चीजों को और जोर से बोल रहे हैं, और जोर से बोल रहे हैं। कहने से कुछ नहीं होता सुरेंद्र जी। देखिए, मैं वही कहता हूँ, मैं बहुत सच्चा सुथरा साफ सुथरा आदमी हूं मैं। इसलिए कोई कितना भी बड़ा आरोप लगाए, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी जी पर रोज आरोप लगाते हैं, लगते हैं, लगाए ना, खूब ही लगाए, उनको खूब गालियां दी गई। साफ सुथरे आदमी के ऊपर अटैक होते हैं, करे ना। गलत कोई मैंने किया होगा तो मेरी पार्टी बैठी है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात का जवाब, और मैंने पहले भी कहा कि आधारहीन बात का कोई जवाब देने की मैं आवश्यकता समझता ही नहीं हूं। चुनाव हारने के बाद उन्होंने कहा कि एक शेर का शिकार करने के लिए सारे लक्कड़ बग्गे इकट्ठे हो गए। उन्होंने कहीं न कहीं परमवीर सिंह को, निशान सिंह को और सुभाष बराड़ा को सबको एक साथ जोड़ दिया कि इन लोगों ने मिलकर चुनाव लड़ा, मैं अकेला था, जबकि वो कैंडिडेट आपकी पार्टी के थे। देखिए, ये इस बात का मैंने कहा ना, इन बातों का मैं कोई जवाब नहीं देना चाहता। और अक्सर मैंने तो सुना है कि बीजेपी के अंदर ये कल्चर है, बीजेपी में कैंडिडेट की बात नहीं की जाती, कमल का फूल को ही कैंडिडेट माना जाता है कि भाई जिसको पार्टी ने टिकट दे के भेज दी, भाई उसी के साथ सब लोग लग जाते हैं। खुद अमित शाह यहाँ, ये तीसरा चौथा सवाल, खुद अमित शाह यहाँ आए। मैं कह रहा हूँ तीसरा चौथा सवाल है ये एक व्यक्ति विशेष के बारे में। मैंने कहा आधारहीन बातों का मेरे पास कोई जवाब नहीं है। आप 3 सवाल करो, 30 करो, वो आपका अधिकार है। लेकिन कमी आप मेरा इंटरव्यू कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल कमी आप क्या मानते हैं? ये सीट मैं इस विषय में बात ही नहीं, इसको दूसरे हिसाब से मैं इस विषय में बात ही नहीं करना चाहता। टोहाना की जिम्मेदारी आपकी, ठीक है, पार्टी ने टिकट देवेंद्र बबली को दी, लेकिन देवेंद्र बबली ये सीट क्यों नहीं जीत पाए, जबकि यहाँ तो डबल पावर थी भाई, एक तो आप हो सुभाष बराला, देवेंद्र बबली। सुरेंद्र जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हो गए हैं, मैं आपको छोटा सा देखने लगा था, इसलिए आप 30 सवाल भी करेंगे 3 की बजाय, तो भी मैं इस बारे में कोई जवाब नहीं दूंगा। और आप टोहाना के लिए कुछ बताना चाहें? कई बार होता है ना ड्रीम प्रोजेक्ट की, ये चीजें हमने करनी है, एक सपना है। देखिए, मेरा जो यहाँ का 2 मामले मेरे जो थे, जो भाखड़ा का हमारा यहाँ पानी आता है उसका सदुपयोग करके, और वो कहीं न कहीं बीच में अधूरे पड़े थे। स्विमिंग पूल कई दिन से धूल फाक रहा था, उसको कोई नहीं संभाल रहा था, आज वो विधिवत रूप से वर्किंग में आ जाएगा बलियाड़ा हेड के ऊपर, और साथ में उसके एक बड़ा कैफेटेरिया बना है, वो आज लोगों की सेवा में अर्पित हो जाएगा। और मैंने एक यहाँ कल्पना चावला पार्क बनवाया था,
वो बड़ा एक वो हर्बल पार्क से अलग है। हर्बल पार्क से अलग है। हर्बल पार्क बहुत सुंदर है, लेकिन जो कल्पना चावला पार्क बनवाया था वो भी देख रेख के अभाव में कहीं न कहीं थोड़ा सा उसका नुकसान हुआ है। उसको भी दोबारा से ठीक कराना, पुराने कामों में ये मेरा एक वो है कि इन कामों को मैं सिरे चढ़ाऊं। अभी तो वर्तमान में यही चल रहा है। बाकी देखिए, मुझे लगता है बहुत सारी चीजों की और यहाँ पे टोहाना के अंदर जरूरत है, भविष्य के अंदर वो सूचीबद्ध है। आज मैं उनको सामने नहीं रखना चाहता, मेरे ध्यान में बहुत सारी बातें हैं जिनको आगे लेकर के बढ़ना है। और हमारे क्षेत्र में शिक्षा और चिकित्सा, इसके लिए हमने काम भी खूब किया है, और भी इसकी जरूरत है। इसके ऊपर निश्चित रूप से काम करेंगे, और कहीं न कहीं युवाओं को ठीक दिशा मिले। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी फोकस रहता है। जैसे उन्होंने हमारे जुम्मे सांसद खेल महोत्सव लगाया था, तो मैंने सिरसा लोकसभा में सांसद खेल महोत्सव के नाते खेल करवाया था। वो जबरदस्त खेल हुए थे। एक खिलाड़ी से देश के प्रधानमंत्री जी ने बात भी की। पूरे देश में 4 खिलाड़ियों से बात की थी, एक हमारे खिलाड़ी से बात की। हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। तो ऐसे खिलाड़ियों को प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराना, ताकि कई बार युवा गलत दिशा में जाता दिखाई देता है, नशे की तरफ जाता दिखाई देता है, या और इस प्रकार की चीजों में। ये इलाका तो फिर भी पंजाब के साथ लगता है कहीं न कहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि पिछले काफी समय से नशे के अंदर और इस प्रकार की घटनाओं में काफी गिरावट आई है। ये देखिए, युवाओं को आपको इन्वॉल्व करके रखना होता है। देश के प्रधानमंत्री की सोच है, हमारे मुख्यमंत्री नायब जी की सोच है। तो इस सोच को आगे बढ़ा करके कैसे युवाओं को ठीक दिशा हम दे सके, कैसे किसान के लिए, मजदूर के लिए बेहतर काम कर सके। देखिए, डेवलपमेंट के काम अपने चलते रहेंगे, लेकिन जन कल्याण की जो योजनाएं हैं नायब जी की सरकार की, नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व की सरकार की, इनको नीचे तक लेकर के ठीक से जाएं, और युवाओं को खास करके ठीक दिशा मिले। इसमें अगर कुछ भी कर पाए तो मैं अपने आप का सौभाग्य मानूंगा। ठीक है बराड़ साहब, आप संगठन के बड़े पुराने नेता हैं, मतलब बड़ा नीचे से ग्रास रूट से आप ऊपर तक आए हैं। तो जो आपके जूनियर साथी थे उनको भी बड़ी जिम्मेदारी जो है पार्टी द्वारा दी गई है। तो कभी कभी सुभाष बराला के मन में मतलब घंटी बजती कि मुख्यमंत्री बनने में मेरा भी कभी नाम आ जाए, ऐसा कभी कभी मन में आता है? देखिए, जिस पार्टी के अंदर हम काम कर रहे हैं उस पार्टी के लिए निश्चित रूप से मेरे समेत पता नहीं कितने ही कार्यकर्ताओं ने, देश की बात करें तो लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं ने संघर्ष किया है। उनकी पीढ़ियां खप गई हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जनसंघ के संस्थापक, उनका स्वप्न देश में सत्ता परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी, यानी कि उस समय जनसंघ था, भारतीय जनता पार्टी है उस पार्टी का नाम, वो व्यवस्था परिवर्तन करे, वो सपना उनका आज पूरा हुआ है। देश में पूरा हो गया था 14 में, लेकिन बंगाल के अंदर आज पूरा हुआ है। ऐसे पता नहीं कितने कार्यकर्ता संघर्ष करते करते चले गए, जिन्होंने कुछ भी पाने की लालसा मन में नहीं रखी। और मैं सुरेंद्र जी एक बात वो आपसे ही सवाल मैं पूछता हूँ, आप तो मेरे को सालों साल से जानते हो, नजदीक के गांव के हो, ज्यादा दूर नहीं, आपके गांव में भी खूब जाता रहा हूँ। बेशक नहीं, अच्छा प्रेम है आपका हमारे गांव का। हाँ, खूब है, हमारे गांव वाले भी करते हैं, खूब करते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मेरा वहां से कुलाना से हिसार से चुनाव लड़ने का उस समय भी कोई इरादा नहीं था, लेकिन आपके गांव में तो मेरा संपर्क था। बिल्कुल। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हम जैसे अनेकों अनेक कार्यकर्ता जो उस समय पार्टी के काम में लगे, क्या जिस दिन सुभाष बराला ने 96 में भारतीय जनता पार्टी का जब चुनाव था लोकसभा का, हंसराज समान यहाँ चुनाव लड़ रहे थे, मुझे याद है। तो जब मैंने झंडा उठाया तब क्या आपको लगा होगा, या आपके गांव में हमारे जो मित्र लोग काम करते हैं पार्टी में, उनको लगा होगा कि हमारी सरकार आएगी, हरियाणा या देश में? बिल्कुल नहीं लगा था। जब हमने उस समय झंडा उठाया था, उस समय का कोई भी कार्यकर्ता कभी भी किसी प्रकार का कोई स्वप्न लेकर के नहीं चलता अपने लिए पद प्राप्त करने का। हाँ, वो देश की तरक्की के लिए, देश की भलाई के लिए, गरीब कल्याण के लिए, व्यवस्था परिवर्तन के लिए, किसान की भलाई के लिए, इनके लिए सपने देख लेगा, इनके लिए खूब सपने संजोएगा वो, लेकिन व्यक्तिगत सपने वो कभी नहीं संजोता जी। और वो अलग बात है कि आप क्या कहते हैं, दूसरा क्या कहता है, जो भी जिम्मेदारी दे वो। हाँ, पार्टी जो भी जिम्मेवारी देती है उसमें कहीं। अच्छा बराड़ साहब, आपने चंडीगढ़ की राजनीति तो काफी की है, 2014 से 19 आप विधायक थे और पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, तो चंडीगढ़ की राजनीति से तो आपका पुराना वास्ता है।
लेकिन जो एज ए राज्यसभा मेंबर आप दिल्ली गए, लुटियन जोन्स की हम उसको राजनीति कहें, कितना फर्क आप मतलब देख पा रहे हैं? एक प्रदेश की राजनीति और एक आप देश लेवल पे जाते हैं तो तमाम राज्यों के लोग बड़े बड़े मिलते हैं। देखिए सुरेंद्र जी, बड़ा अंतर है यहाँ की राजनीति में और दिल्ली की राजनीति में, और खास करके लोकसभा और राज्यसभा में, इनमें भी आपस में अंतर है। देखिए, देश की संसद के अंदर कानून बनते हैं देश की तरक्की के लिए, वहाँ एक बड़ा एक्सपोजर है। यहाँ अलग मामला है, अंतर दिन रात का है, काफी, यानी कि बहुत अंतर है। तो आगे फिर वैसे तो आपकी तरफ से जवाब आता है कि पार्टी तय करेगी। ठीक है, आप राज्यसभा चले गए थे, विधानसभा का चुनाव यहाँ से देवेंद्र मोदी ने लड़ा, तो आगे जब आगामी विधानसभा चुनाव होंगे तो बराड़ा साहब की इच्छा रहेगी कि मैं फिर से विधानसभा का ही चुनाव लड़ूं, या फिर आप देश की दिल्ली की राजनीति करेंगे? देखिए, मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते काम करता हूं मैं, सुरेंद्र जी। 2005 में पहला चुनाव लड़ा, जब बहुत थोड़ी उम्र थी मेरी, उसमें भी मैंने टिकट नहीं मांगी थी, और पार्टी ने काम देख करके हमेशा से काम दिया है। और मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी तो हमारी सनातन परंपरा को लेकर के चलती है, और मैं भी उसी व्यवस्था के नाते चलता हूं। मैं हमारे जितने भी अच्छी पुस्तकें हैं मैं उनका अध्ययन करता हूं, जिनसे कुछ ना कुछ प्राप्त किया जा सकता है। मैं चाहे रामचरितमानस है या हमारे वेद पुराण है, इनका थोड़ा बहुत अध्ययन हो जाए, उसका प्रयास करता हूँ। गीता का भी मैंने पाठ किया है, गीता को भी मैंने पढ़ा है। तो गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में विश्वास करो, फल में विश्वास मत करो, फल जो भी देना वो देगा। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्ति कर्मणे। तो इसलिए परमात्मा जब खुद कहते हैं कि तेरा अधिकार ही कर्म करने का है, फल की इच्छा रखने का तेरा अधिकार ही नहीं है, तो फिर हम क्यों उसमें व्यर्थ में अपनी ऊर्जा गंवाते हैं? जब पार्टी बिना मांगे सब कुछ दे देती है, नायब जी ने मांगा थोड़ी था मुख्यमंत्री का पद, उनको बुला करके और विधायकों से राय मशवरा करके नाम निकल करके आया, आज मुख्यमंत्री हो गए। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि बात जहन में आगे ना गया, आपने बोल दिया था कि उन पे सवाल करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जब मैंने देवेंद्र बबली का इंटरव्यू किया था तो देवेंद्र बबली ने ये कहा कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने चहेते को राज्यसभा भेजने के लिए मुझे मोहरा बनाया और कहीं ना कहीं मेरा प्रयोग किया गया। उन्हें सीधा सीधा आरोप ये भी लगाया कि बीजेपी में लाने का सिस्टम सारा का सारा एक प्लानिंग थी, और सीधा सीधा उन्होंने ये बात मनोहर लाल खट्टर और आपके लिए बोली, देवेंद्र बबली ने। देखिए, मेरा इस सवाल के बारे में भी जवाब वही है कि किसी व्यक्ति विशेष के सवाल का जवाब, और वो भी निराधार सवालों का जवाब, मैं नहीं दूंगा। आपकी पार्टी बड़ा सब डिसिप्लिन वाली पार्टी है। जब ये इतनी सारी चीजें बोल रहे हैं, देखिए जेजेपी में थे तब तक बोलते तो समझ आती है, बीजेपी में रहकर ही बीजेपी के नेताओं के खिलाफ, और नेता भी खुद टोहाना के, और रिश्ते में दादा नाते में। समय हर चीज का, हर सवाल का जवाब समय देता है ना सुरेंद्र जी। बीजेपी में ये अनुशासन ऐसा रहता है? मैं जो कह रहा हूँ, समय हर चीज का जवाब देता है, और जिसकी जिम्मेवारी है वो देगा। समय भी छोड़ दिया आपने? बिल्कुल छोड़ दिया। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सुरेंद्र जी, थैंक यू सो मच। तो ये थे भारतीय जनता पार्टी के कदावर नेता सुभाष बराला जी, और बड़ा खुले मन से, बड़ी बेबाकी से ये हमेशा बात करते हैं, और आज भी इन्होंने ऐसी बात की, और तमाम मुद्दों पर इन्होंने कहीं ना कहीं जवाब दिए। लेकिन देवेंद्र बबली की जहां तक बात थी तो उन्होंने उस पर कोई ज्यादा जवाब देना उचित नहीं समझा। इनका साफ तौर पर कहना है कि इसका फैसला लोग करेंगे और समय करेगा कि सुभाष बराला कैसा है, देवेंद्र बबली कैसा है, किसके कर्म कैसे हैं, कौन कैसा है। तो सारा सभी लोग जो है वो आचरण को जानते हैं, तो इन्होंने ये फैसला जनता पर और समय पर छोड़ दिया है। तो आज का ये जो पॉडकास्ट है वो आपको कैसा लगा, खुलकर कमेंट करें, और अब लेंगे इजाजत। अगली बार किसी और शिक्षक से आपकी कराएंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।